इस गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, बल्कि ये हमारी और आपकी आज की हकीकत है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बढ़ती हुई भूमिका की। जब मैं इस विषय की तैयारी के लिए अलग-अलग सोर्सेस को खंगाल रही थी। जैसे कि वो फाइनेंस वाले आर्टिकल्स। हाँ, अपस्टॉक्स के कुछ ताज़ा फाइनेंस आर्टिकल्स और वॉर रूम जैसे जाने-माने सैन्य जर्नल्स। इसके अलावा मैंने कुछ विकिपीडिया का डेटा और आईआरजेडीटी और ओआरएफ के रिसर्च पेपर्स भी देखे। तो एक बात बहुत साफ हो गई। कि तस्वीर काफी डरावनी है। बिल्कुल, ये सारे स्रोत, चाहे वो शेयर बाजार की खबर दे रहे हों या किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, सभी एक ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एआई युद्ध के मैदान का नक्शा हमेशा के लिए बदल रहा है। क्या किलर रोबोट्स सिर्फ फिल्मों तक सीमित है या असलियत बन चुके हैं? और कैसे दुनिया भर में चल रहे ये जियोपॉलिटिकल तनाव हमारी असल जिंदगी और मार्केट्स में भूचाल ला रहे हैं। चलिए इसे अनपैक करते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम पाएंगे कि हम तकनीक के एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां से शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सही कहा। जब टेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुंच जाती है कि मशीनें खुद जीवन और मृत्यु के फैसले लेने लगे, तो इसका असर सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहता। ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, कूटनीति और रोजमर्रा की जिंदगी को छूता है। आज हम इसी इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। अपस्टॉक्स की एक ताज़ा रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही बड़ा टकराव दिखा। एंथ्रोपिक वाला मामला ना। बिल्कुल, एंथ्रोपिक और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के बीच का टकराव। एंथ्रोपिक के सीईओ डैलियो एमोडे ने पेंटागन की एक बहुत बड़ी मांग को साफ तौर पे ठुकरा दिया है। हाँ, और वो मांग कोई छोटी मोटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेंटागन चाहता था कि कंपनी अपने एआई मॉडल क्लाउड एआई से सारे सेफ्टी गार्ड रेल्स यानी सुरक्षा नियम हटा ले, ताकि सेना उसका बिना किसी शर्त के इस्तेमाल कर सके। और मजेदार बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि एंथ्रोपिक, जिसे अमेजन और गूगल का सपोर्ट मिला हुआ है, उसका अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के साथ $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। $200 मिलियन। हाँ, सोचिए एक टेक कंपनी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगा रही है। उनका साफ कहना है कि वे अपनी तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी या ऑटोमेटिक हथियारों के लिए नहीं होने दे सकते। और इसके जवाब में पेंटागन भी पीछे नहीं हटा। उसने कंपनी को सप्लाई चेन रिस्क घोषित करने की धमकी दे डाली है। यही तो बात है, जब कॉर्पोरेट एथिक्स और मिलिट्री की डिमांड आपस में टकराते हैं तो माहौल गर्म हो ही जाता है। और इसका सीधा असर हमने हाल ही में शेयर बाजार पर देखा है। हाँ, 6 मार्च 2026 की अपस्टॉक्स की ये रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में एक भयानक ब्लैक फ्राइडे देखा गया। सेंसेक्स एक ही दिन में 1097 अंक धड़ाम से गिर गया। और इस गिरावट के पीछे के जो कारण हैं वो सीधे तौर पर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और युद्ध की आहट से जुड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया है, जिसमें लगभग 80 लोगों की जान चली गई। और इसके साथ ही नेटो फोर्सेस ने एक ईरानी मिसाइल को भी मार गिराया है। ये एक फुल स्केल वॉर जैसी स्थिति है। और बाजार अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डरता है। एग्जैक्टली। निवेशकों ने घबराकर इक्विटी मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि सोने की कीमत 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। और ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसका असर दिखा है। हाँ, भारत के पेट्रोनेट एलएनजी को कतर एनर्जी से फोर्स मेजर का नोटिस मिल गया है। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एक लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी आपदा, जैसे युद्ध या कोई प्राकृतिक आपदा, हाँ, जिसके चलते कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा न कर पाए, यानी गैस की सप्लाई अचानक रुकने का खतरा पैदा हो गया है। ये सारे फैक्ट्स एक ही बात साबित करते हैं कि आज के दौर में युद्ध का मैदान और स्टॉक मार्केट की स्क्रीन आपस में तार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री ने तो इस पूरे एआई और मिलिट्री के संगम को हमारी पीढ़ी का ओपेनहाइमर मोमेंट कह दिया है। और वो गलत नहीं कह रहे हैं। जैसे 20वीं सदी में न्यूक्लियर बॉम्ब ने युद्ध की परिभाषा बदल दी थी, आज वही काम एआई कर रहा है। वॉर रूम जर्नल के डेटा को अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब 70 से 80% मौतें किसी बंदूक या टैंक से नहीं बल्कि ड्रोन से हो रही हैं। 70 से 80%? ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। और इसमें एआई ने गेम चेंजिंग रोल प्ले किया है।
उसने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स की एक्यूरेसी को 30-50% से बढ़ाकर सीधे 80% तक पहुंचा दिया है। और ये तकनीक अब सिर्फ छोटे-मोटे हमलों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत में यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव का जो उदाहरण दिया गया है वो हैरान करने वाला है। हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। आसमान से AI गाइडेड ड्रोन्स का एक पूरा झुंड, जिसे स्वॉर्म ड्रोन्स कहते हैं, एक साथ हमला करता है। और इस एक ऑपरेशन ने रूस के हवाई अड्डों पर हमला करके उनके 34% लॉन्ग रेंज बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचाया। रूस को लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ। $7 बिलियन। और जब हम युद्ध में AI की बात करते हैं तो इजराइल का उदाहरण भी सामने आता है। हाँ, वॉर रूम और विकिपीडिया के स्रोतों में इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए गए सिस्टम्स लेवेंडर और गॉस्पेल का काफी जिक्र है। लैवेंडर सिस्टम ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके लगभग 37,000 संभावित हमास ठिकानों की पहचान की और बताया जाता है कि इसकी सटीकता 90% थी। लेकिन सोर्सेज ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जब कोई मशीन इतनी तेजी से टारगेट फिक्स करती है तो सिविलियन कैजुअलिटीज यानी आम नागरिकों की जान जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ी नैतिक बहस है। क्या मशीन की स्पीड को इंसानी जान की कीमत पर तवज्जो दी जानी चाहिए? इसी डिबेट के बीच एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है, माइनेटोर वॉरफेयर। मैंने वॉर रूम जर्नल में ये शब्द पढ़ा था। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, ये ग्रीक माइथोलॉजी के उस आधे इंसान और आधे जानवर वाले मॉन्स्टर से प्रेरित हैं। मतलब युद्ध के मैदान में इंसान और AI मिलकर एक हाइब्रिड तरीके से लड़ेंगे। क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ? एकदम सही ट्रैक पर हैं आप। इंसान और मशीन का ये तालमेल कुछ ऐसा होगा कि AI ऑपरेशंस के सेंट्रल ब्रेन की तरह काम करेगा। ये सिस्टम युद्ध के मैदान से आ रहे लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करेगा और फिर कमांड देगा। फैसला लेने की स्पीड मशीन तय करेगी और इंसान बस उस लूप में एक अप्रूवल देने वाला हिस्सा बनकर रह जाएगा। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम देश इस AI डोमिनेंस को हासिल करने के लिए एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं। विकिपीडिया पर इस ग्लोबल हथियारों की होड़ का डेटा सच में डराने वाला था। अमेरिका के स्टारगेट प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए। इसमें 2029 तक $500 बिलियन निवेश करने की प्लानिंग है। इसे तो आज के दौर का नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। हाँ, और अमेरिका का प्रोजेक्ट मेवन भी है, जो ड्रोन के फुटेज को प्रोसेस करने के लिए AI का इस्तेमाल करता है। और इस होड़ में चीन भी पीछे नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी है इंटेलिजेंस वॉरफेयर और मिलिट्री सिविल फ्यूजन नीति। मिलिट्री सिविल फ्यूजन मतलब आम पब्लिक या कमर्शियल यूज के लिए जो भी AI इनोवेशन हो रहा है उसे सीधे तौर पर सेना के साथ शेयर किया जा रहा है। उन्होंने नागरिक और सैन्य तकनीक के बीच की दीवार ही गिरा दी है। ऐसे में जो भी इस चर्चा को सुन रहा होगा उसके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस पूरी ग्लोबल रेस में भारत कहाँ स्टैंड करता है। भारत भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक भारत की डिफेंस AI काउंसिल ने 75 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, रक्षा मंत्रालय 2026 तक सालाना 1000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। इसके रिजल्ट्स भी सामने हैं, जैसे कि INS सूरत, जो एक AI इनेबल्ड युद्धपोत है, और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बन रहे स्वॉर्म ड्रोन्स भी। इसके अलावा रूस अपना निरख्ता प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जो एक रोबोटिक ग्राउंड व्हीकल है। और ईरान ने AI सेक्टर में 20 बिलियन रियाल का निवेश किया है और AI से चलने वाली स्मार्ट मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। मतलब साफ है, अब जंग जीतने के लिए सिर्फ बेहतरीन बंदूकें नहीं, बेहतरीन एल्गोरिदम चाहिए। लेकिन इन एल्गोरिदम्स के पीछे एक बहुत बड़ा संकट भी छिपा है। आप जवाबदेही वाले संकट की बात कर रही हैं। हाँ, IRJDT के रिसर्च पेपर में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है। सोचिए, अगर युद्ध के मैदान में एक AI ड्रोन गलती कर देता है और बेकसूर नागरिक को निशाना बना देता है तो सजा किसे मिलेगी? सैनिक को या डेवलपर को या सरकार को? यहीं पर AI की सबसे बड़ी तकनीकी और कानूनी खामी सामने आती है, जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। ये ब्लैक बॉक्स क्या है? देखिए, डीप लर्निंग मॉडल्स एक बंद डिब्बे की तरह काम करते हैं। हम उसमें डेटा डालते हैं और वो हमें एक आउटपुट देता है। लेकिन उस डिब्बे के अंदर मशीन ने क्या सोचा और वो उस फैसले तक कैसे पहुंची, ये बात प्रोग्रामर्स भी 100% नहीं बता सकते। तो जब पता ही नहीं कि मशीन ने फैसला कैसे लिया तो जिम्मेदारी किस पर फिक्स करेंगे? एग्जैक्टली। ये तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। जिनेवा कन्वेंशन के 2 मुख्य सिद्धांत हैं, डिस्टिंक्शन यानी एक सैनिक और आम नागरिक के बीच फर्क करना, और दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी
यानी आनुपातिकता। बिल्कुल। एक ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम युद्ध के बीच में यह कैसे तय करेगा कि सामने खड़ी बिल्डिंग में कोई हथियारबंद लड़ाका है या कोई आम परिवार? क्योंकि मशीन के पास इंसानी इमोशंस या एथिक्स को समझने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए IRJDT के सोर्स में कुछ समाधान भी सुझाए गए हैं। जैसे कि? पहला है ह्यूमन इन द लूप सिस्टम लागू करना। मतलब कोई भी जानलेवा एक्शन लेने से पहले लूप में एक इंसान का होना अनिवार्य है, फाइनल अप्रूवल के लिए। हाँ। और दूसरा समाधान है XAI यानी एक्सप्लेनेबल AI डेवलप करना। एक ऐसा AI जो लॉजिक के साथ ये समझाए कि उसने वो फैसला क्यों लिया। ये सब तो उन हथियारों की बात हुई जो सेनाओं के पास हैं, लेकिन ORF का पॉलिसी एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा करता है जो बिल्कुल हमारे आसपास है। ड्यूअल यूज टेक वाला खतरा। हाँ, रिसर्च बताती है कि आज आम मार्केट में मिलने वाले जो कमर्शियल क्वाड्रोकॉप्टर ड्रोन्स होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से हथियारों में बदला जा रहा है। लोग इन छोटे ड्रोन्स में हैंडगन और फ्लेम थ्रोनर लगाकर उन्हें उड़ने वाली जानलेवा मशीनों में बदल रहे हैं। ये तो बहुत डरावना है। ये हमें साइबर सिक्योरिटी के शुरुआती दौर की याद दिलाता है। जब इंटरनेट नया था तब सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया गया, और आज हम रैंसमवेयर भुगत रहे हैं। बिल्कुल। ORF का लेख सुझाव देता है कि ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को हार्डवेयर के स्तर पर सिक्योरिटी लॉक लगाने होंगे, जैसे हथियारों के ट्रिगर पर फिंगरप्रिंट लॉक, ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति ड्रोन पर हथियार फिट करने की कोशिश करे तो ट्रिगर काम ही न करे। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। वैसे जब हम इतनी हाईफाई तकनीक की बात कर रहे हैं तो वॉर रूम जर्नल में एक किस्सा था। कौन सा? अल-कायदा वाला। कभी-कभी करोड़ों डॉलर की तकनीक एक बहुत ही बेसिक और लो टेक जुगाड़ के सामने फेल हो जाती है। जब अमेरिका का सिग्नल्स इंटेलिजेंस अपने चरम पर था तो अल-कायदा ने क्या किया? उन्होंने डिजिटल कम्युनिकेशन बंद कर दिए। हाँ, और वापस कागज की पर्चियों और कुरियर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब आप कागज की पर्ची को सैटेलाइट से कैसे हैक करेंगे? सही बात है। और ऐसा ही एक उदाहरण हिजबुल्लाह का भी है। उन्होंने इजराइल के एडवांस्ड रडार से अपनी मिसाइल साइट्स को छुपाने के लिए फायर सप्रेशन ब्लैंकेट्स यानी आग बुझाने वाले कंबलों का इस्तेमाल किया। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी एडवांस हो जाए, वो एक सेट पैटर्न पर काम करती है, लेकिन इंसानी जुगाड़ और उसकी अप्रत्याशित सोच की कोई सीमा नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमने जिन भी सोर्सेस का विश्लेषण किया, उनसे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। हम मानव इतिहास के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां फैसले इंसानों से ज्यादा एल्गोरिदम्स ले रहे हैं। चाहे वो युद्ध के मैदान में हो या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना हो। और यहाँ इस चर्चा को सुन रहे हर व्यक्ति के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जनरल्स या CEOs की प्रॉब्लम नहीं है। ये हम सब की प्रॉब्लम है। AI की वजह से जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर मार्केट की स्थिरता और एक आम नागरिक की सुरक्षा पर पड़ता है। इससे पहले कि हम आज का ये गहन विश्लेषण खत्म करें, हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। इस पूरे विषय पर रिसर्च करते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, अगर भविष्य के युद्धों में दोनों तरफ के AI सिस्टम्स इतने ज्यादा एडवांस हो जाएं कि वो एक दूसरे की हर चाल की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकें, तो क्या होगा? क्या युद्ध सिर्फ दो सुपर कंप्यूटर्स के बीच एल्गोरिदम का एक बोरिंग सा सिमुलेशन बनकर रह जाएगा, या फिर इंसान की वही अप्रत्याशित सोच, उसकी गलतियां करने की आदत और उसका लोटेक जुगाड़ ही हमेशा इस दुनिया का सबसे घातक हथियार बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। ये तकनीक और इंसानियत के रिश्ते को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही जरूरी विषयों को डिकोड करते रहेंगे।